हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। हालांकि इस चैप्टर को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। अभी जो मैं कराने वाला हूँ ना, वो अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास के प्रश्न का हम उत्तर देने वाले एकदम रापची के स्टाइल में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका नोट्स लेना है तो इस नंबर पर मैसेज करना 85 81 80 29 29। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे लिखना कि हमें पंकज सर का कोर्स चाहिए। तो आपको बंदा जो है जो बैठा हुआ है वो रिप्लाई दे देगा, ठीक है। आपको कहेगा, आप जब पैसा पूछेंगे तो वो बोलेगा 299 रुपया, ठीक है। 299 रुपया पूरी साल का चार्ज है। पीछे जितना भी पढ़ाई हुआ, आगे जो भी पढ़ाई होगा, सारा का सारा का नोट्स जो है ना प्यारे बच्चों, उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। आपको स्पेशल रूप से ऐसे भेज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। ओके, तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कोई विलयन है जो लाल लिटमस को, यहां याद रखना कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभव क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले एक याद रखना, छालनी, क्या छालनी, शायद ऐसे ही घिसा गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इरेजर से अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। पेन आ जाए मेरे भाई, हाईलाइट आ जाता है। हाँ, तो आप क्या लिखना, पहले छालनी। छालनी से एक ट्रिक बनता है, क्या बनता है कि क्षारक जो है ना, क्या बनता है भाई, ये जो क्षारक जो होता है या फिर क्षार कह लो, वो क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, नीला कर देता है। ये ट्रिक हमारे पास है, यानी छालनी से ट्रिक निकला कि क्षारक जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और आपको पता है कि क्षारक का पीएच मान, क्षारक कौन कहलाता है ना, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर हो, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो पीएच मान, है ना, पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 7 से अधिक पीएच मान हो वो क्या कहलाता है मेरे भाई, क्षारक कहलाता है ना, क्षारक। तो अब बताइए, कहता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। क्वेश्चन में कहता है ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। और क्षारक का पीएच मान क्या होता है भाई, 7 से ऊपर होता है। तो इस ऑप्शन में देखो 7 से अधिक कौन है, तो यहाँ पे 7 से अधिक, यहाँ पे ऑप्शन डी नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो जिसका पीएच मान 10 है वो क्या कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो क्षारीय हो गए। आपने ये समझ लिया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 2 क्या कहता है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे कहता है क्या, विलयन में अंडे के पीसे हुए कवच, अंडा का जो छिलका होता है या अंडा का जो कवच होता है वो किससे बना होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अंडे के पीसे हुए कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कैल्शियम और कार्बोनेट, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया CaCO3, ठीक है। तो पूछ रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है ना। इस विलयन में क्या होगा। तो जो भाई चूने के पानी को दूधिया कर देता है वो कौन सा गैस है, तो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तब आप सोचो कि कैल्शियम कार्बोनेट में किससे हम रिएक्शन कराएंगे या अभिक्रिया कराएंगे जिसकी मदद से ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी प्लस में HCl से क्रिया करा दो, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में HCl यानी इससे अगर क्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और यही क्या कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कहता है ना कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। कौन से विलयन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा उस विलयन में, तब ना क्रिया करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा जो चूने के पानी को दूधिया कर देगा। क्लियर। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ और देता है जब हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं। क्या क्या देता है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी देता है ना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड भी देता है, और इसके साथ H2O यानी जल भी दे देता है। ठीक है, इसके साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये सब भी दे देता है। अब इसको बैलेंस करने का मन है तो बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कैल्शियम यहाँ पे अकेला है, यहाँ भी कैल्शियम अकेला, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन यहाँ अकेला है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई रख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमने 2 कर दिया मल्टीप्लाई, अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1, 3 हो गया टोटल। तो यहाँ पे देख सकते हो O3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस कर दिया। तो आपने देख लिया, तो उस विलयन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो भाई, समय लगेगा और थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी मैं क्लास लेने का पूरा प्रयास किया हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है तो किस तरीके से बोलते हैं और किस अंदाज में बोलते हैं, है ना। तो ये आपने समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो मेरे भाई, अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उस चीज़ों को हम पिक करके जो है सोचूं समझूं कि हाँ इस चीज़ में बच्चा फंस जाता है, तो उस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। क्या है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक के 8 ml विलयन से पूर्णतः क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को 10 ml के जगह पे 20 ml ले, तो उसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलयन का कितना मात्रा की आवश्यकता होगी। तो हम देख रहे हैं भाई, पहले 10 ml था तो इसका दुगुना कर दिया 20 ml। अब पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 8 ml है, तो इसका भी दुगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 ml। ठीक है, दुगुना कर दो तब जाके उदासीन हो जाएगा, है ना। तो ये हमने कर दिया मेरे भाई, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, वो आपको बताना है। जिसमें मतलब एसिडिटी हो जाता है, तो किस औषधि का आप उपयोग करेंगे, कौन सी दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो वो होता है एंटासिड। ठीक है, उत्तर हमने लिख दिया एंटासिड। एंटासिड का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है, यानी एसिडिटी में किया जाता है। ठीक है, जब एसिडिटी हो जाती है यानी अपच हो जाती है, तो याद रखना पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। एसिडिटी का मतलब पेट में जो क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ही होती है। ठीक है, तो पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, जलन और पेट में दर्द होती रहती है। जैसे कि बहुत लोगों का आदत होता है, सुबह सुबह उठा खाली पेट में नींबू पानी पी लिया। ठीक है, अब मान लो कि अगर किसी दिन वो ज़्यादा मात्रा में नींबू पानी पी लिया, ठीक है, नींबू पानी बहुत देखिएगा नमक के साथ गर्म करके पीता रहता है, ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे तो फिर आपका पेट में जलन और दर्द भी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जब ऐसा महसूस हो तो उसको एंटासिड दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आइए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहले आपको शब्द समीकरण लिख देना है, उसके बाद संतुलित समीकरण लिख देना है। तो आइए हम लिखते हैं। तो इसमें टोटल 4 दिए गए हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं। पहला क्या कहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है क्या है, तनु ये जो सल्फ्यूरिक ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और वो जो दानेदार जिंक जो है वो क्या है, मेरे पास धातु है। क्या है, धातु है। ये आपने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं
कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। हमने जब भी पढ़ाया पीछे जो भी क्वेश्चन है उन सब में अगर देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या देता है, तो लवण देता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो वो चीज़ वो मेथड हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि अगर कोई अम्ल जो है प्यारे बच्चों, क्या अम्ल अगर किसके साथ, तो धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता, तीर के निशान से पता चलता है कि कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या देता है मेरे भाई, तो उत्पाद में देता हमेशा लवण, क्या देगा, लवण देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है। चलिए इसी मेथड पे हम सबसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं। पहले कहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए में है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आइए हम लिख देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो हम लिख देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस में दानेदार जिंक है तो आइए हम लिख देते हैं जिंक। ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, है ना। तो आइए सबसे पहले इसका हम जो संकेत के रूप में दर्शाते हैं वो हम लिख देते हैं। सबसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे H2SO4 लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, H2SO4। और जिंक हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे जिंक लिख लो यानी Zn लिख दो। अब देखो दोनों क्रिया करके क्या बनाएगा, है ना, दोनों। तो आपको पता है दोनों जब क्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद में क्या देता है, लवण देता है। मेथड ये लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये जो H2 है इसको बाहर करो, तो अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस इधर रख देते हैं, ठीक है, हमने रख दिया, तो बचा क्या, SO4 इधर जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ZnSO4, ये आ जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों क्रिया किया तो ये आया। तो शब्द में भी तो लिखना था, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, एक तो देगा जिंक सल्फेट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई जिंक, है ना, जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट यही है ना, हाँ, जिंक सल्फेट और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस शब्द में लिख देना, हाइड्रोजन गैस तो लिख ही देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन गैस वो सही रहता है थोड़ा सा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, आपने ये समझ लिया। ओके, तो ये शब्द हो गया और ये हमें सांकेतिक रूप में हमने सूत्र के रूप में दे दिया, समीकरण के रूप में। ठीक है, हमने कर दिया। अब चाहो देखो क्वेश्चन में कहता है कुछ, क्या बैलेंस करने के लिए भी कहता है संतुलित समीकरण लिखे, तो संतुलित भी करना होगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर अकेला है, यहाँ भी सल्फर अकेला है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, जिंक अकेला, यहाँ भी जिंक अकेला। तो ये पहले से क्या है, बैलेंस है मेरे भाई। तो आपने इसको समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब मेरे भाई क्या करेंगे, अगला प्रश्न ले लेंगे। तो आइए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो बी क्या कहता है मेरे भाई, कहता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। चलो करा देते हैं। तनु पहले शब्द लिख दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लोरिक अम्ल, राइट, हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और किसके साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ओके, मैग्नीशियम पट्टी, वही बात है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या देगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करना मेरे भाई, अगर ये देख रहे हो, दूसरा कलर ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये हमारे पास अम्ल है, अम्ल और प्लस में मैग्नीशियम यानी Mg। आपको पता है कि ये धातु है, ये अम्ल है, दोनों क्रिया करेगा तो वही उत्पाद में क्या देता है, लवण देता है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये वाला हाइड्रोजन तो निकाल ही लो। चलो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं H2, हमने निकाल लिया हाइड्रोजन, बचा Cl और ये Mg। तो इसको लवण के रूप में क्या लिखेंगे, MgCl नहीं, MgCl2, ये हुआ लवण। मैग्नीशियम क्लोराइड हमने निकाल दिया, तो ये हमें रिएक्शन करके आया। अब इसको शब्द में लिख दो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हुआ, मैग्नीशियम, ये दोनों क्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई
मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड, और प्लस में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस, है ना, लिख दो यहाँ पे H2। चलो शब्द में लिख लेना आप लोग, क्या दिक्कत है। तो ये आपने देख लिया शब्द के रूप में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, क्लियर हो गया, आपने समझ लिया। अब इसे संतुलित भी करना था। हाइड्रोजन यहाँ अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मेरे भाई हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ मैग्नीशियम अकेला, यहाँ भी मैग्नीशियम अकेला। तो ये मैंने क्या किया, बैलेंस कर दिया। क्लियर। देखो भाई ये सब हमने सिखा दिया है कैसे बैलेंस किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ओके, ये भी आपने देख लिया। प्रश्न क्रमांक, अगर आप सर्च करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें बाय पंकज सर, तो टॉप में मिलेगा, ठीक है, मतलब यूट्यूब में सर्च बार में टॉप में मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक सी क्या कहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। कोई दिक्कत नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द तो आप लिख लेना, ठीक है। अब हम शब्द नहीं लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी, अरे सॉरी मिटाने दो इसको, इरेज साइड ऑल कर देते हैं क्या, हाँ पेन। तो भाई मेरे सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देते हैं H2, दूध तोड़ी के H2, तो H2 इसको मिटाएगा, नहीं मिटाएगा। होता है भाई कभी कभी जो दिमाग जो होता है ना, कभी कभी इधर उधर भटक जाता है, फोन आया था उधर चला गया है। H2 क्या लिखेंगे, H2SO4, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। और किसके साथ अभिक्रिया करना है, तो एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, यानी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करना है। तो उत्पाद में हमें क्या देगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस तो हमेशा निकाल दो यहाँ पे, चलो निकाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही, क्योंकि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये एल्युमिनियम धातु है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन गैस को हम पहले बाहर कर लिए, अब लवण प्राप्त करना है। चलो हाइड्रोजन तो निकल गया, SO4Al बचा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइज, ये आ गया एल्युमिनियम सल्फेट हमारे पास, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो ये हुआ लवण और ये हुआ हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास आ गया। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। शब्द में लिख लेना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एल्युमिनियम, दोनों रिएक्शन करके एल्युमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस दिया, शब्द में ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब इस सांकेतिक रूप में हमने लिख दिया इसको, तरीके, हाँ ये हो गया। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, अकेला, यहाँ एल्युमिनियम तो 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ सल्फर 4, यहाँ 3 लगा, 4 3 12 है सल्फर, और यहाँ पे सल्फर कितने हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे तो सल्फर 4 है, 12 लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 4 3 12, सल्फर 12 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लो हो गया, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, सल्फर यहाँ 4 3 12, यहाँ भी सल्फर 12, एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2, ये हुआ बैलेंस। क्लियर, आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा अब क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं मेरे भाई, है ना, और पानी पीना भी ज़रूरी है। क्लियर, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को, यहाँ तक हो सके तो स्टेटस भी लगाना, ठीक है। क्योंकि इतनी तबीयत गड़बड़ है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। कल मुझे पानी चढ़ा था, कमजोरी इतनी हो गई, बीपी लो हो गया, बोलते बोलते ना बाबू बीपी लो हो जाता है ना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पढ़ाना ही होता है, क्योंकि बोलना पड़ता है ना इसमें। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक डी क्या कहता है, जरा देखिए यहाँ से। डी कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब लोहे के साथ अभिक्रिया करता है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ, लोहा के साथ, Fe के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद में क्या देगा, तो ये अम्ल है, ये धातु है,
अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, बचा ClFe, है ना। तो इसको हम क्या लिखे, फेरस क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, FeCl2 लिखो, फेरस क्लोराइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया, लोहा 1, यहाँ भी लोहा 1, ये बैलेंस हो गया मेरे भाई। तो इसको कलर दूसरा कर देते हैं ताकि लगेगा कि ये बैलेंस किया गया है ना, यानी संतुलित किया गया है, राइट। या तरीके मिटाने वाला है क्या, चलो ठीक है। तो ये आपने मेरे भाई समझ लिया। अब क्या करेंगे, डी हो गया। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला क्या कहता है मेरे भाई, आजा। अगला प्रश्न ये है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं उसमें, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। आपको पता है कि अम्ल जो होता है वो विद्युत का चालन होता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन इन दोनों में अल्कोहल एवं ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन होते हैं फिर भी, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोनों का अलग अलग क्रियाविधि होता है। जैसे यहाँ पे हम उत्तर लिखा मैंने, उत्तर कि यदि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होती है पर ये विलयन में आयनीकृत नहीं होते और H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। देखो, जो विलयन H+ आयन उत्पन्न करेगा वही विलयन क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। तो H+ आयन उत्पन्न ये तो करते नहीं हैं, है ना, H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यह इस तथ्य से साबित होता है कि उनके विलयन विद्युत चालन नहीं करते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप, एक बीकर में अल्कोहल ग्लूकोज आदि का विलयन डाल लीजिए। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब क्रियाकलाप में डाल लेते हैं कौन कौन चीज़, तो ग्लूकोज और हम डाल लेते हैं हाइड्रोजन नहीं, ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि एक बीकर लीजिए, उनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। कहाँ चला गया, हाँ ये है, नहीं करते हैं। क्रियाकलाप, एक बीकर में क्या डालना है, अल्कोहल और ग्लूकोज, ये दोनों, अल्कोहल लीजिए और ग्लूकोज आदि का विलयन लीजिए, ये दोनों क्या करना है, इसमें डाल देना है। चलो हम डाल दिए। एक कार्क पर 2 कील लगाकर कर्क को बीकर में रख दीजिए। कार्क में देखिए, ये हमारे पास क्या है, रबर का कार्क है ये, और इस कार्क पर क्या है, 2 कील लगा हुआ है, एक कांटी है हमारे पास, ये 2 कील लगा हुआ है ऐसे, ये 2 कील लगा दीजिए, ठीक है। हमने लगा दिया 2 कील, और इसके बाद इसके बीकर के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। एक कार्क पर 2 कील लगाकर कर्क को बीकर में रख दीजिए। हाँ भाई, रख दिया। कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़िए। देखो भाई, हमारे पास 6 वोल्ट की ये बैटरी है, और देखो इस कील से एक वायर यहाँ से आया हुआ है, इस कील से वायर यहाँ से आया है, ये हमारे पास स्विच है, ठीक है। क्या है, स्विच है, बिंदु लगा यानी बंद स्विच है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी है। अब जब ये देखो स्विच ऑन करते हैं तो ये जलता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब H+ आयन नहीं देता है। जब नहीं जला तो, अगर अम्लीय रहता तो ये जल जाता, ठीक है। तो ये देखो, स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत चालक नहीं हुआ, ठीक है, यानी इसमें विद्युत बहेगा ही नहीं। ओके, ये आपने समझ लिया, बस इतना आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल यानी शुद्ध जल, ठीक है। देखो आंसर मैंने लिखा कि आश्रित जल यानी शुद्ध जल होता है, ठीक है। आश्रित जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा नहीं होती है ना, अम्लीय नहीं होती है, ठीक है, कुचालक होता है। क्योंकि विद्युत के चलन के लिए, यानी विद्युत उसमें बहने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की आवश्यकता, H+ आयन की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में अम्ल जो है ना, अम्ल रहता है ना, या अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित
H2 तथा NO2, H2 नहीं SO2 है ना, तथा NO2 के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देता है और अम्लीय होने के कारण H प्लस, प्लस जो है ना ऊपर लिखना, H प्लस आयन उत्पन्न होता है और यह विद्युत का चालन कर देता है। सिंपल सी बात है, जो अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन होगा ही होगा, ठीक है, और उसमें विद्युत बहेगा ही बहेगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। आगे बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ये देखना। उत्तर मैंने लिख दिया कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन देता है। मतलब देखिए, जल की जहाँ अनुपस्थिति होगी उसमें H प्लस आयन उत्पन्न होता ही नहीं, तो वो अम्लीय कैसे होगा। हम जानते हैं कि जल की जहाँ उपस्थिति होगी वहीं पे हमारा H प्लस आयन देगा, ठीक है, इसके कारण। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कहता है कि 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन, ऑप्शन ए उदासीन है। इसमें से बताना कि कौन सा विलयन उदासीन होगा, या कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय होगा, या कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है, या फिर दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय, ये सब हमको बताना है। तो सार्वत्रिक सूचक की मदद से यानी पीएच स्केल पर हम जांचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये नीला कलर के जो गाढ़ा गाढ़ा नजर आ रहा है, पहले पीएच स्केल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नीला कलर के गाढ़ा नजर आ रहा है ये H प्लस आयन को दर्शा रहा है ना। याद रखना, H प्लस आयन को आप पहले समझ लो कि H प्लस आयन जहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी ऐसे समझो कि जहाँ पे ज़्यादा नीला होगा वहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा कम होगी, ठीक है। अब नीचे देखिए, जो व्हाइट कलर के सफ़ेद जो देख रहे हैं ना, इसमें हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा है, ये दर्शा रही है व्हाइट कलर, और ऊपर दर्शा रही H प्लस आयन की मात्रा। क्लियर। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। 7 से इधर अगर कम होता है तो वो अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय कहलाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आपको यहाँ पे दर्शाने के लिए, जैसे 7 है, अब यहाँ पे हम लिख दे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, दूसरा कलर से लिख देते हैं, है ना, रेड कलर से लिख देते। चलो, ये 0 1 हो गया, मान लो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 6 7। अच्छा कोई बात नहीं, गैप हो गया तो थोड़ा सा ढंग से लिख दे क्या। इस वाले में ना हमको बहुत दिक्कत होता है मेरे भाई, है ना। इस मतलब ये दूसरा है, ये MS वर्ड में पढ़ा रहा हूँ। चलो ये 0 है, अब यहाँ पे 1 हो गया, 10 तारीख 1 हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढंग से समझाना है। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, कोई बात नहीं, चलो हो जाता, अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है। 7 के बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और ये रहा 13 और ये रहा 14, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके टोटल हो गया 14 और बीच में ब्रह्म बाबा, ये हमारे पास 7 है ना। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। अब समझो मेरे भाई, सबसे पहली बात है उदासीन किस विलयन में उदासीन है। हम कह देंगे रे पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, है ना। आइए सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर करते हैं, हमारे पास विलयन A, B, C, D और E है। तो हमारे पास विलयन एक A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद D है और उसके बाद E है। ये हमारे पास विलयन है, 1 2 3 4 5 विलयन हमारे पास है। अब इन सभी विलयन में पीएच के मान क्रमशः दिए गए। पहले विलयन में यानी विलयन A में दिया गया है 4 पीएच मान, उसके बाद विलयन B में 1 दिया गया है पीएच मान, विलयन C में 11 दिया गया है पीएच मान, ठीक है। और विलयन किस में मेरे भाई, D में हमारे पास कितने हैं, 7 दिया गया है, एवं E में कितने दिए गए, 9 दिए गए हैं, हमने 9 लिख दिया। ये हमारे पास इस सभी विलयन में पीएच मान है। अब आपको बताना है कौन से विलयन उदासीन है, या प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, या दुर्बल अम्लीय, या दुर्बल क्षारीय।
अब आपको ये पता करना है कि प्रबल क्षारीय किसे कहते हैं, है ना, आप प्रबल अम्लीय किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिस विलयन में H+ आयन की मात्रा अधिक होगी वो प्रबल अम्लीय होगा, और जिस विलयन में H+ आयन की मात्रा कम होगी उस विलयन को क्या कहेंगे, दुर्बल अम्लीय कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे हम लिख देते हैं H+ आयन की मात्रा अगर अधिक है तो ये क्या कहलाएंगे, H+ आयन की मात्रा अधिक है तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे, या अम्लीय कह सकते हो, प्रबल अम्लीय कहलाएगा। अगर H+ आयन की मात्रा कम है, यहाँ पे कम है, तो ये दुर्बल क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्लीय कहलाएंगे, अम्लीय। ये आपने क्लियर किया? हाँ मेरे भाई, क्लियर किया। अब हम प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में जान लेते हैं, यानी क्षारीय या क्षारकीय कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रबल क्षारीय अब जान लेते हैं। तो याद रखना, जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा अधिक होगी, जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा अधिक होगी वो प्रबल क्षारीय कहलाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई, इसको हम क्या करते हैं, घेरा लगा देते हैं। ये हमारे पास ये अलग हो गया, ठीक है, और इसी का भाई मिलता जुलता एक ये अलग हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड। अब याद रखना कि अगर हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा अधिक होगी, है ना, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा अगर अधिक है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रबल क्षारीय कहलाएगा। क्लियर? अगर हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा अगर कम है तो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारीय कहलाएगा, दुर्बल, है ना, दुर्बल क्षारीय कहलाएगा। तो ये देखो, ये सब मेन पॉइंट है, आप लोग देखना, क्योंकि इस पीएच स्केल में हम समझेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है, चलिए, अगर विलयन ए का मान, ए के पीएच मान 4 है, या पहले यहां से सॉल्व करते हैं, उदासीन विलयन है, आपको क्या करना है, उदासीन विलयन है, ये सब बताना, ये चारों बताना है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय का पता लगा लेते हैं कि कौन अम्लीय है ना, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब 7 से कम होती है तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय। तो 7 से कम कौन कौन है, ये 4 कम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो हम लिख देते भाई अम्लीय है। क्लियर? ये भी 7 से कम है, 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अम्लीय है। हमने लिख दिया अम्लीय, ठीक है। अब देखिए ये 11 है, इसका मतलब 7 से अधिक है, तो ये हो जाएगा क्षारीय, तो हम लिखते हैं क्षारीय। क्लियर? ये मैंने क्षारीय लिख दिया। अब डी हमारे पास ये है, तो ये 7 है, तो ये हो जाएगा क्या, उदासीन, तो हम लिख देते ये हमारे पास तो उदासीन है, उदासीन। चलो अब देखो मेरे भाई, ये हमारे पास 9 है, तो ये कौन सा होगा, ये भी तो 9 है, तो भाई 7 से ऊपर है, तो ये क्षारीय कहलाएंगे, तो हम लिख देते भाई क्षारीय। ये सब हमने लिख दिया। क्लियर? हाँ भाई, हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या, तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन का पता लगा लिए। अब प्रबल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, ये सब का पता लगाते हैं, है ना। कैसे पता चलेगा, तो याद रखना भाई कि अगर ये उदासीन विलयन, क्वेश्चन को ही सॉल्व करके हम बताते हैं। इसमें ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या होगा, उदासीन विलयन है। कौन होगा उदासीन विलयन, जिसका पीएच मान 7 होगा। तो पीएच मान 7 किसका है भाई, पीएच मान 7 डी का है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि डी में ही उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। ये क्लियर हो गया। हाँ, प्रबल क्षारीय आपको बताना है, बी में प्रबल क्षारीय। अब प्रबल क्षारीय कैसे पता चलेगा, तब देखना कि जिस विलयन में H+ आयन की मात्रा अधिक होगी वो प्रबल क्षारीय होगा। सॉरी, प्रबल क्षारीय नहीं, OH ऋण आयन की मात्रा अधिक होगी वो प्रबल क्षारीय। अब OH तो भाई क्षारीय यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 भी है और 9 भी है, क्योंकि 7 से अधिक हो गया क्षारीय, लेकिन प्रबल क्षारीय हमें पता चलना है। तो भाई ये 11 है। अब देखो ये हमारे पास OH ऋण आयन है, जो है व्हाइट कलर में दिखा रहा है ना, व्हाइट कलर में, ये सब क्षारीय को दर्शा रहा है।
अब देखो भाई यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या है 11 है, और एक तो क्षारीय वाला 9 है, यहाँ पे 9 है। अब इसमें देखो व्हाइट कलर में हाइड्रोक्साइड की मात्रा दर्शा रही है। अब बताइए 9 में इतना है, इतना जगह, मतलब इतना हाइड्रोक्साइड की मात्रा है, ऐसे फिगर से समझो, और 11 में देखो इतना है, मतलब इससे ये ज्यादा है ना। तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा जहां पे अधिक होगी वो क्या होगी, प्रबल क्षारीय कहलाएगी। अब देखो तो यहां पे तो कम है, ये 9 वाला है, यहां पे 11 वाला है, तो यहां पे देखिए व्हाइट कलर, सफेद कलर किसको दर्शाता है रे चौपट, सफेद कलर दर्शाता है क्षारीय को, है ना। तो यहां पे देखिए हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा यहां पर अधिक है और यहां पे क्या है, कम है ना। तो भाई अधिक यहां पे है, तो हाइड्रोक्साइड ऋण आयन की मात्रा जहां पे अधिक होती है वो क्या कहलाती है, प्रबल क्षारीय। तो हम ये वाला 11 वाले को लिख सकते हैं प्रबल क्षारीय। तो आइए हम यहाँ पे फटाक से लिख देते हैं प्रबल क्षारीय, प्रबल है ना, तो ये प्रबल क्षारीय हो गया। अब यहाँ पे 9 वाले पे कम है तो ये हो जाएगा दुर्बल क्षारीय, तो हम यहाँ पे लिख देते दुर्बल क्षारीय, लो दुर्बल क्षारीय, क्लियर, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो प्रबल क्षारीय दुर्बल क्षारीय भी पता चल गया। अब देखो यहाँ पे आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि ऑप्शन बी का आंसर क्या होगा, प्रबल क्षारीय। कौन से विलयन में होगा प्रबल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय हमने निकाला है विलयन सी में होगा। किस में होगा भाई, विलयन सी में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विलयन सी, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो विलयन सी में होगा, क्या होगा, विलयन सी, क्लियर। तो विलयन सी में ही प्रबल क्षारीय और प्रबल क्षारीय पूछा जा रहा था। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्लीय के बारे में। प्रबल अम्लीय तो हम आपको बता देते कि प्रबल अम्लीय कैसे होगा, जहां पे H+ आयन की मात्रा अधिक होगी वहां पे प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देखो एगो अम्लीय यहाँ पे 4 है, एगो अम्लीय यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 को पहले हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। 4 और 1, 4 यहाँ पे है ना, 4 यहाँ पे है, और 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। हमने क्या बोला, H+ आयन की मात्रा जहां पे अधिक होगी, H+ आयन की मात्रा मेरे भाई देखना कि जहां पे अधिक होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय, ठीक है। तो आप देखेंगे ये नीला कलर ही H+ आयन को दर्शा रहा है, देख रहे हैं ना नीला कलर। तो यहाँ 1 है, अब यहाँ पे देखिए ज्यादा मात्रा है किसका, H+ आयन का, देखिए ज्यादा मात्रा है। और यहाँ 4 पे देखिए यहाँ नीला कलर में, यहाँ पे तो कम मात्रा है H+ आयन का। इधर देखिए इधर ज्यादा जगह, ऐसे भी ठेठी में इसे यहाँ पे ज्यादा जगह है ना। तो देखिए यहाँ पे नीला कलर की मात्रा ज्यादा है, यानी H+ आयन की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे कम है नीला कलर, यानी H+ आयन की मात्रा यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो भाई 1 वाला जो आप देख रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पे प्रबल अम्लीय कहलाएगा। तो ई वाला हो जाएगा प्रबल अम्लीय, तो यहाँ पे लिख देते प्रबल अम्लीय, और ये हो जाएगा दुर्बल अम्लीय, है ना, दुर्बल अम्लीय, तो हम लिख देते दुर्बल अम्लीय, क्लियर। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उत्तर दो, प्रबल अम्लीय कौन है, प्रबल अम्लीय सी का उत्तर बताना है। सी में किस विलयन में होगा प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय किस विलयन में होगा, तो विलयन बी में होगा। किस में, विलयन बी में प्रबल अम्लीय होगा, डी का आंसर। दुर्बल अम्लीय किस में होगा भाई, दुर्बल अम्लीय जो होगा ना विलयन ए में होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विलयन ए में होगा दुर्बल अम्लीय। और उसके बाद दुर्बल क्षारीय किस में होगा, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय वही विलयन ई में होगा, तो हम यहाँ पे विलयन ई लिख देते हैं, क्लियर। ये आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में बचता है ये वाला, एक क्वेश्चन दिया गया है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की सांद्रता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो आइए अगला पेज में हम देख लेते हैं मेरे भाई। इस पेज में भैया हमने क्या बोला कि H+ आयन की मात्रा, यहाँ पे क्या था है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन, किसको, H+ आयन की सांद्रता को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली बात है छोटी वाला लिखना होगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तब तो बढ़ते क्रम। तो H+ आयन देखिए नीला कलर कहाँ से कहाँ तक वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इस समय नीला कलर है, क्या नीला कलर, यही ना H+ आयन को दर्शा रहा है। अब इसी सांद्रता को बढ़ते क्रम में दर्शाना है, तो पहले कम वाला लिखेंगे, है ना, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, है ना। तो आइए
H प्लस आयन, तो आप ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से लेकर के 7, 7 से लेकर 14, है ना। तो आप देख रहे हैं, पहले वो हम लिख लेते कौन कौन दिया गया है। pH मान 4, 1, 11, 7, 9, 4, 1 है ना, 11, 7 तोरी के 4, 1, 11, 4, 1, 11, 7, 9, 7 और 9, यही ना है। अब इसी को दर्शाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर क्योंकि इस साइड होगा ना, यहाँ लिखो 0 हो गया, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, और ये रहा 13 और ये रहा 14। चलो अब हम क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। हाँ सॉरी, ठीक है। तो भाई इधर तो देख लो, यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन की मात्रा कम है ना। H प्लस आयन की मात्रा संख्या से नहीं देखना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इधर H प्लस आयन की मात्रा अधिक है, तो इधर कम है, कम होते होते बढ़ते 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 इधर आ रहा है H प्लस आयन की मात्रा, ठीक है ना। तो बढ़ते क्रम में सजाइए, तो पहले हमारे पास 11 है, हम क्या करेंगे 11 को लिखेंगे, फिर इससे ठीक बड़ी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक बड़ी हो जाएगा हमारे पास 9, फिर इससे ठीक बड़ी कौन हो जाएगा भाई 7, फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगा 4, फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगा 1। तो ये हो गया H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ते क्रम में मैंने दर्शा दिया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर। क्योंकि आप देख सकते 11 जहाँ पे है, जहाँ पे 11 यहाँ पे देखिए H प्लस आयन की मात्रा कम है ना। फिर उसके बाद क्या है, 9 का है, 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा अधिक है, इससे अधिक है, तो यही ना हुआ, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी को ना कहते बढ़ते क्रम। फिर 7, 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा अधिक है। अब यहाँ पे फिर 4, 4 कहाँ है, यहाँ पे है 4, तो H प्लस आयन की मात्रा यहाँ पे नीला कलर में देख सकते हो अधिक है यहाँ पे। फिर 1 है, तो 1 पर काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो ये देख सकते हो, इसे हमने क्या किया भाई, बढ़ते क्रम में दर्शा दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। पसीना से भीग गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि प्रखनली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। मतलब दो प्रखनली, आपको प्रखनली A एवं प्रखनली B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, प्रखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रखनली B में एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है, डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्र समान है, किसी प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों, है ना। मतलब इनमें से कोई एक प्रखनली है जिसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, तो बुदबुदाहट हो रही है, तो आखिर क्यों। तो आपको पता है ना, कि जब धातु और अम्ल एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो साथ में क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस और लवण देते हैं। तो यहाँ पे वही बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम के साथ करना है ना। हाँ देखो भाई, यहाँ पे उत्तर लिख दिया मैंने, प्रखनली A में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। प्रखनली A में क्या अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, ऐसा इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि प्रखनली A में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बोलो तो HCl है, दूध तरीके सही से लिखाओ ना, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, प्रखनली में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से ज़्यादा ताकतवर है, प्रबल है ना। और मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तीव्र होगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम दोनों के साथ क्रिया कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, अधिक होती है ना। तो उस बुदबुदाहट के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। और बाकी में उसमें क्या होता है, कम होता है। ये जो हम देख रहे हैं एसिटिक अम्ल और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे इन दोनों में, तो उसमें धीमा होगा, किसके अपेक्षा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपेक्षा, ठीक है। यही इसका उत्तर देना है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा बुदबुदाहट के साथ, और इन दोनों की क्रिया काफ़ी ज़्यादा तेजी से होती है, ठीक है। और ये हमारे पास है मैग्नीशियम एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, उल्टा पुल्टा लिख दिया है, सॉरी, ये धातु होगा, ये अम्ल नहीं होगा। अच्छा ये ऊपर वाले के लिए
यहाँ पे दर्शाना गलत हो गया, इधर उधर इधर आएगा, है ना, कोई बात नहीं है। मतलब मैग्नीशियम एसिटिक अम्ल दोनों के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी अपेक्षा थोड़ा धीमा होगा, ठीक है, तो इसमें बुदबुदाहट के साथ निकलेगा। क्लियर? तो ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई, बस और कुछ नहीं करना है। इसको आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तरीके ये रिमोटवा कहाँ से आ जाता है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। याद रखना ऑब्जेक्टिव में ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है, ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मानों में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। सिंपल सी बात है, जब ताज़ा दूध है तो उसका पीएच मान 6 है, 6 है, इसका मतलब दूध भी क्या हो गया, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है। और जब दही बन जाएगा तो और ज़्यादा अम्लीय होगा। तो जब अम्लीय कब होता है, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। पहले दूध था उसका पीएच मान 6 था, मतलब वो ऑलरेडी से अम्लीय था पहले, अब दही में बदल गया, कोई ना कोई उसमें अम्ल होता है ना। अब वो दही में बदल गया तो अम्ल का ऐसे ही निर्माण कर लिया, तो वो तो सिंपल सी बात है, वो अम्लीय होगा ही ज़्यादातर और उसका पीएच मान कम ही होगा। तो जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच कम हो जाएगी। ऐसे इसलिए होगा कि दही अधिक अम्लीय होता है। दही क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है, और दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है ना, होता है। जितना अधिक अम्ल होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, इस बात को ध्यान रखना। जितना अधिक अगर कोई अम्लीय हो रहा है तो उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, एक ग्वाला, हम भी तो ग्वाले ही हैं, मतलब ग्वाला यादव को बोलते हैं, ठीक है। तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। भैया हमने तो कभी दूध में बेकिंग सोडा मिलावे नहीं किया, खाली यादव को बदनाम कर रहे हो, कभी पानी मिला देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो पानी मिला के देंगे ना, वो पैकेट वाला दूध भी उसके पीछे, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, पैकेट वाला दूध भी फेल है। हम लोग जो पानी मिला करके दूध दे देंगे, ठीक है, पानी मिला के दूध देंगे, दिमागो ज़्यादा मोट नहीं होगा, पेटो भी ज़्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम पूरा अगर प्योर दूध पियोगे तो बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते हैं दूध को, है ना। चलिए, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ऑप्शन ए में कहता है, यानी ए में कहता है ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है, और बी में कहता है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्षारकीय बना देता है। एक्चुअली में क्या है, जो ताजे दूध में जो दही और ताजे दूध है ना में जो बेकिंग सोडा मिलाता है वो पहले से क्या होता है, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए वो दूध को क्षारीय कर देता है। उत्तर मैंने लिखा ए वाले का कि ताज़ा दूध अम्लीय है और खट्टे होकर अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि ये बेकिंग सोडा पहले से क्षारीय रहता है, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा। जल्दी से क्या होगा, खट्टा नहीं होगा, क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनने से रोक देगा। क्षार जो होता है वो दूध को क्या करता है, अम्लीय बनने से रोक देता है। जैसे कि दूध है, अब बेकिंग सोडा डाल दिए तो दही जमने में उसको काफ़ी समय लगेगा, उसी में डाल दो नींबू, वो फटाक से बन जाएगा, फटाक से फट जाएगा दूध, सही, अम्लीय हो जाएगा वो तुरंत, मतलब नींबू डाल देगा, दूध नहीं नींबू, है ना। और बी कहता है कि जब दूध दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल बनते हैं, बनने के कारण उसका पीएच कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दही में परिवर्तन होगा तो वो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा तो सिंपल सी बात है, पहले जो पीएच मान था उस पीएच मान से कम हो जाएगा पीएच मान उसका अब, है ना। क्षारकीय उपस्थिति, है ना, क्षारक की उपस्थिति इसे जल्दी से अधिक अम्लीय होने से रोकती है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। तो ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे और छोड़ देंगे जल के साथ या किसी के साथ, तो वो क्रिया करके वो ठोस बना लेता है, यानी जिप्सम बन जाता है। आप देखेंगे
कि किसी का हाथ टूट गया या मूर्ति उर्ति बनाता है, ठीक है, तो अगर हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले जैसे पानी जो होता है ना उसमें सान करके पूरा एकदम हाथ में लगाता है, यानी पानी के संपर्क में तो लाना ही पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, पूरा प्लास्टर कर देगा। तो बाद में क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो ठोस बन जाता है ना, यानी जिप्सम का रूप ले लेता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बचा के रखना होता है ना, जल सबसे, ठीक है, यानी आर्द्ररोधी बर्तन में रखना ही पड़ता है ना। ओके, तो ये आपने समझ लिया भाई। तो यहाँ लिख दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 हाफ H2O नमी की उपस्थिति के कारण यह जिप्सम बन जाता है, मतलब ये जल के साथ क्रिया करके जिप्सम बना लेता है और जिप्सम ठोस हो जाता है, फिर उसका उपयोग कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, दोबारा। तो वही मैंने लिख दिया कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करता है तो वो क्या कर लेता है, जिप्सम बना लेता है, यानी ठोस बना लेता है, और ठोस बनाने के बाद हम इसका उपयोग नहीं कर सकते फिर पुनः जोड़ने उड़ने में, है ना, इसलिए बचा के रखा जाता है। इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है ना, यानी जहाँ पे पानी का कोई संपर्क ना हो, इसीलिए इसमें वैसे बर्तन में रख दिया जाता है। तो ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और 2 उदाहरण दीजिए, है ना। सिंपल सी बात है, उत्तर दिया गया है कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। 2 उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो एक लवण दिया और जल दिया, है ना। NaCl हमारे पास क्या है, लवण है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा उदाहरण ये हमारे पास है। तो ये भी आपने सब समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। उपयोग आपसे पूछा जा रहा है। देखो मेरे भाई, हम NCERT के क्वेश्चन सब कराते हैं और एग्जाम में ये सब आता ही है, ठीक है। हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पे इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता होगा। मुझे पता है कि 2 क्वेश्चन NCERT का लेगा, बाकी कहाँ से लाएगा पता नहीं, है ना, टाइम पास करने के लिए। आप बताओ कि मेरे वीडियो, मेरे चैनल पे कोई भी आयात मिला है, मतलब ऐसा जो टाइम पास वाला हो, है ना। सब क्वालिटी कंटेंट है, आराम से देखो, है ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डाउनलोड करके मत देखना। तुम लोग डाउनलोड करके देख लेते हो, इसमें कोई मुझे नहीं, कुछ भी नहीं मुझे मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। गुरु दक्षिणा के रूप में आप इसे डाउनलोड ना करें, आप ऐसे ही ऑनलाइन देखें तो बेनिफिट हमें कुछ ना कुछ मिलेगा वैसे, ठीक है। उत्तर मैंने लिख दिया क बना के ख बना के। देखो, धोने का सोडा का उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब दूसरा बेकिंग सोडा का देख लेते हैं। इसका प्रयोग जो होता है ना, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है ना। यह एंटासिड का एक संघटक है जो पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है ना। मतलब बेकिंग सोडा, जैसे कि आपकी पेट उट में मतलब अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जलन वगैरह सब हो जाता है ना, तो उसमें ये सोडा आप ले सकते हो, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब क्या करें, आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़ते। आगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है कुछ। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गया। नोट्स आपको चाहिए तो मैसेज करना है तरीके, कुछ भी देना भाई लिखने के लिए, है ना। 85 81 80 29 29। आप लोग जल्दी से हेल्प करें सर का, है ना, नोट्स लेकर के। 299 का है प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, देखिएगा बहुत लोग 200 कितना 999 इतना तक नाम रखे हुए हैं और कहेंगे क्लास लेंगे, और क्लास भी नहीं ले पाते हैं, समझ रहे हैं ना वो लोग। हम आपका तो क्लासों लेते हैं, थक गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुस्त हो गए। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।